हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड के लिए चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन की, यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। दोस्तों सबसे पहले इसके लिए हमें जानना जरूरी होता है कि चतुष्फलकीय ज्यामिति होती कैसी है, इसमें मेटल आयन कहाँ होता है, लिगेंड की स्थिति क्या होती है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि चतुष्फलकीय ज्यामिति कुछ इस तरह की होती है, जहां पर सेंटर में तो होता है मेटल आयन और ये चार लिगेंड इस तरह से जमे हुए होते हैं। अगर हम लोग इस ज्यामिति को एक इमेजिनेशन के रूप में लें तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये एक घन बना हुआ एक क्यूब है, यानी एक डिब्बे के रूप में है। अगर एक क्यूब की हम लोग कल्पना करें और क्यूब में हम लोग देखें कि ऊपर वाला जो फेस है उसके एक कोने पर कोई लिगेंड रखा हुआ है और दूसरा लिगेंड हम लोग माने इसका जस्ट जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, उसके रूप में इसके सामने वाले कोने पर मान लें। तीसरा लिगेंड अगर हम लोग माने तो इस विकर्ण से बिल्कुल सामने वाला जो कोना, यानी इस वाले कोने से बिल्कुल सामने वाला कोना जो विकर्ण रूप में है, वहां हम लोग तीसरा लिगेंड मान सकते हैं। और अगर चौथा लिगेंड की बात करें तो इस कोने से बिल्कुल सामने वाला कोना, यानी अगर विकर्ण रूप में चलते जाएं यहां से बिल्कुल, तो ये चार लिगेंड इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं और सेंटर पे हमारे होती है मेटल आयन। इसी स्थिति को हम लोग यहां देख सकते हैं कि सेंटर पे तो हमारे पास है मेटल आयन और ये चार लिगेंड इस तरह से चतुष्फलकीय ज्यामिति के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस तरह से ज्यामिति बन रही है, इसी तरीके से ये ज्यामिति बन रही है यहां। तो चतुष्फलकीय ज्यामिति कुछ इस तरह की होती है। अब चतुष्फलकीय ज्यामिति में क्रिस्टल क्षेत्र का विभाजन किस तरह से होता है। दोस्तों अष्टफलकीय ज्यामिति के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि उच्च ऊर्जा के कक्षक डी कक्षक होते हैं और उसमें भी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो ईजी कक्षक होते हैं वो उच्च ऊर्जा के होते हैं और डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स कक्षक निम्न ऊर्जा के पाए जाते हैं। अष्टफलकीय ज्यामिति में हम लोगों ने देखा था कि लिगेंड जो है वो अक्षों के अनुदिश आते हैं, यानी जो भी एक्स वाई जेड अक्ष हैं उन पे बिल्कुल फ्रंट से लिगेंड आते हैं और उस वजह से उनमें थोड़ा प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। जो कक्षक, जो धातु के डी कक्षक अक्षों पर स्थित होते हैं वो लिगेंड से ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं। अगर यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ पर अक्षों की स्थिति देखते हैं, क्या चतुष्फलकीय ज्यामिति में भी ऐसा होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं क्यूब है, इस क्यूब में अक्ष कहां पर होंगे। अब बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि ये जो कॉर्नर आ रहे हैं ना इनको अक्ष मान लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड। दोस्तों ये गलती हमें नहीं करनी है। देखो केंद्र जो है ना सेंटर, वो हमेशा सेंटर पर ही रहेगा, वो इधर से उधर नहीं हो सकता है और सेंटर से ही हम लोग एक्स वाई और जेड एक्सिस निकालते हैं। तो यहां पर जब मेटल आयन सेंटर में है तो मेटल आयन से ये एक्स एक्सिस, यहीं से ये वाई एक्सिस और यहीं से ये जेड एक्सिस, तो इस तरह से एक्स वाई एंड जेड एक्सिस इसमें पाए जाएंगे। अब यहां हम लोग देख सकते हैं कि चार लिगेंड इस स्थिति में हमारे पास हैं और चारों ही लिगेंड अक्षों पर नहीं आ रहे हैं, यानी अक्षों से कुछ दूरी पर हैं या कह सकते हैं अक्षों के बीच में हैं। तो चारों ही लिगेंड बिल्कुल भी अक्षों पर नहीं आ रहे हैं, अक्षों के मध्य में आ रहे हैं। इसलिए अब डी ऑर्बिटल्स में हमने देखा था, यानी जो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस थे उनके डी ऑर्बिटल्स में देखा था कि जो लिगेंड्स आते हैं वो डी कक्षकों के बिल्कुल सामने से आते हैं और अक्षों के अनुदिश आते हैं। तो जो डी कक्षक अक्षों पर स्थित होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल सामने से लिगेंड उनको या उनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन ये स्थिति यहाँ चतुष्फलकीय ज्यामिति में बिल्कुल नहीं बन रही है। यहाँ बिल्कुल जैसे मान लीजिए ये लिगेंड है तो एक्सिस ये है, यहाँ लिगेंड है ये एक्सिस है, तो एक भी लिगेंड अक्षों के अनुदिश नहीं आता है। अब जब लिगेंड अक्षों के अनुदिश नहीं आते हैं तो इनमें डी कक्षकों का विपाटन जो होता है, यानी ऊर्जा का जो विभाजन होता है, वो अष्टफलकीय ज्यामिति से अलग होता है। कैसे होता है हम लोग इसे देखते हैं आगे। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए डी कक्षकों की बात करें। अब डी कक्षक हमें पता है 5 तरह के होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई,
डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये 5 डी कक्षक होते हैं, जिनमें से इन 2 डी कक्षकों को हम लोग कहते हैं ईजी और इन 3 कक्षकों को हम लोग कहते हैं T2G। अब मैंने अष्टफल की ज्यामिति जब समझाई थी तो वहां बताया था कि चतुष्फल की ज्यामिति में हम लोग इस G का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि चतुष्फल की ज्यामिति में सममिति नहीं होती है। जैसा कि अभी हमने ज्यामिति में देखा कि ऐसा कोई केंद्र नहीं है जहां से लिगेंड की दूरियां बराबर हों। यानी जो सभी लिगेंड हैं, यहां हम लोग देख सकते हैं कि जो सभी लिगेंड हैं उनकी मेटल से डिस्टेंस अलग अलग है। देखो ये, अगर इसकी बात करें, ये वाला लिगेंड मेटल से कुछ दूरी पर है, जबकि ये वाला लिगेंड यहां से कुछ दूरी पर है। इसकी डिस्टेंस अलग है, इसकी डिस्टेंस अलग है। यानी चारों जो लिगेंड हैं वो मेटल से समान डिस्टेंस पे नहीं होते हैं। तो इसलिए चतुष्फल की ज्यामिति में सममिति केंद्र नहीं पाया जाता है। और जब सममिति केंद्र नहीं पाया जाता है तो हम उसके लिए जी सफिक्स जो यूज कर रहे हैं वो यूज नहीं करते हैं, और ऑक्टाहेड्रल के लिए ये यूज होता है। यानी चतुष्फल की ज्यामिति में हम लोग इस जी को हटा देंगे, इस जी को हटा देंगे, और इस तरह से हम लोग इसके लिए लिखते हैं ओनली ई। सेम चीज यहां भी हम लोग T2G की बात करें तो यहां इसको हटा देंगे और केवल यहां लिखेंगे हम लोग T2G की जगह T2। यानी dxy, dyz, dzx 3 समभ्रंश यानी समान ऊर्जा के कक्षक है, उन्हें हम T2 से लिखेंगे, और 2 जो समान ऊर्जा के dx2, y2 और dz2 कक्षक है उन्हें हम E से लिखते हैं। तो यहां तो ये तो कंफर्म हो गया कि अब E और T2 में हमें सारी चीजें करनी है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्या होता है कि अभी जब हमने देखा तो लिगेंड जो है अक्षों के अनुदिश नहीं आ रहे हैं, यानी अक्षों के मध्य में आ रहे हैं। तो ये जो लिगेंड है ये कुछ एंगल पर आते हैं। जो ई ऑर्बिटल्स हैं यानी ई, मेटल और लिगेंड, ये जो एंगल होता है चतुष्फल की ज्यामिति में वो होता है 54 डिग्री एंड 44 मिनट का। यानी ई कक्षकों से, यानी इन दोनों कक्षकों से और मेटल और लिगेंड के बीच का जो एंगल बनता है वो ये बनता है। और इसी तरह से जो T2 ऑर्बिटल हैं, T2 ऑर्बिटल हैं उनसे मेटल का और ये लिगेंड, यानी T2 ऑर्बिटल से लिगेंड जो हैं वो एंगल बनाते हैं 35 डिग्री एंड 16 मिनट का। अब हम लोग यहां देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कुछ ज्यादा है, जबकि ये वाली डिस्टेंस जो है वो कुछ कम है। यानी T2 कक्षक और लिगेंड के बीच की डिस्टेंस कम आ रही है, जबकि E कक्षक और लिगेंड के बीच की डिस्टेंस ज्यादा आ रही है। अब सीधी सी बात है, हालांकि प्रतिकर्षण दोनों से ही इलेक्ट्रॉन, वो जो लिगेंड होते हैं वो दोनों ही कक्षकों के फ्रंट में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर ये डिस्टेंस कम होने के कारण जो T2 ऑर्बिटल हैं वो लिगेंड से कुछ ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे, जबकि E ऑर्बिटल्स उनकी तुलना में कुछ कम प्रतिकर्षित होंगे। यानी इनके बीच रिपल्जन कम होगा, इनके बीच में रिपल्जन ज्यादा होगा। इसलिए अब रिपल्जन अगर ज्यादा है यानी प्रतिकर्षण ज्यादा है लिगेंड से डी कक्षकों का, तो जिन डी कक्षकों का प्रतिकर्षण ज्यादा है उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए जो चतुष्फलकीय ज्यामिति है उसमें T2 ऑर्बिटल हैं यानी dxy, dyz एंड dzx, इनके जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा इनकी एनर्जी होती है उतनी ही कम एनर्जी हो जाती है dx2, y2 एंड dz2 की, जैसा कि अष्टफलकीय में हो रहा था। अष्टफलकीय में ये उच्च ऊर्जा के कक्षक थे और ये निम्न ऊर्जा के थे, लेकिन यहां पर हम लोगों ने अभी देखा कि इनकी ऊर्जा उच्च होनी चाहिए और इनकी ऊर्जा निम्न होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जब देखते हैं तो एक स्थिति हमारे सामने निकल के आती है कि जब डी कक्षकों का विपाटन होता है तो वो कुछ इस तरह से होता है। यानी ये तो आपके सामने है ई ऑर्बिटल्स और ये हो गए हमारे सामने T2 ऑर्बिटल्स। T2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है और इनकी एनर्जी कम हो जाती है। यानी जो सामान्य ऊर्जा स्तर है, ये पांचों डी कक्षक हैं, फिलहाल सामान्य ऊर्जा स्तर है और ये हम लोग इसकी एनर्जी को लिखते हैं यहाँ। तो यहां से अगर देखें तो सामान्य ऊर्जा स्तर से ये जो कक्षक है वो 0.6 डेल्टा नीचे की ओर, और ये जो यहां पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस का चिन्ह बताता है कि इनकी दिशा नीचे की ओर है, यानी इनकी एनर्जी कम हुई है।
और यहाँ पॉजिटिव का चिन्ह लगाते हैं, ये बताते हैं कि इन कक्षकों की एनर्जी ज़्यादा हुई है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ई कक्षक है ये -0.6 डेल्टा नीचे की ओर है। अब यहाँ डेल्टा टी लिख रखा है हमने। डेल्टा टी इसलिए लिखते हैं क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं। जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे थे तो हम डेल्टा ओ लिखते हैं वहाँ। तो यहाँ डेल्टा टी यानी -0.6 डेल्टा टी ये एनर्जी गैप होता है, और +0.4 डेल्टा टी ये एनर्जी गैप होता है। टोटल जो एनर्जी गैप होता है उसे हम लोग लिखते हैं डेल्टा टी इक्वल्स टू 10 DQ, जिसे हमने अष्टफल की ज्यामिति की जो जब एक्सप्लेन किया था उस वक्त डी और क्यू को हम लोगों ने समझा था। तो यहाँ इस तरह से इलेक्ट्रॉन यानी डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। अब डी कक्षकों का विपाटन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में थे किसी भी धातु में या किसी भी संकुल यौगिक में, उनका वापस से फिर से पुनर्वितरण होता है। अब इलेक्ट्रॉन फिर से भरे जाते हैं। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बदल जाता है थोड़ा। यानी अगर मान लीजिए यहाँ कोई एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, 2 आ रहे होंगे, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहे। तो इसलिए कुछ क्रम बदल जाता है क्योंकि पुनर्वितरण होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो जो इंपॉर्टेंट बात अभी तक हमने समझी कि चतुष्फल की ज्यामिति कैसी होती है। चतुष्फल की ज्यामिति में T2 कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा होती है, यानी अगर जब लिगेंड इनके पास आते हैं तो T2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है। अब हम लोग यहाँ समझ चुके हैं कि ये क्यों ज्यादा होती है। इसी के साथ हम लोग देखें तो एनर्जी गैप पूरा डेल्टा टी के बराबर होता है, और ये -0.6 डेल्टा टी नीचे की ओर होते हैं 2 ऑर्बिटल्स, और ये 3 ऑर्बिटल्स 0.4 डेल्टा टी ऊपर की ओर होते हैं सामान्य ऊर्जा की अवस्था से। तो इस तरह से डी कक्षकों का विपाटन पाया जाता है चतुष्फलकीय ज्यामिति में। अब हम लोग अगर आगे बात करें तो यहां देख सकते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स जब भरते हैं तो CFSE की कैलकुलेशन कैसे करें। देखो, जब ये हम लोग यहां देख रहे थे, अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे D1 से लेकर D10 विन्यास तक के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के कक्षकों में ही जाते हैं। तो सबसे पहले ये कक्षक भरे जाएंगे, उसके बाद इन कक्षकों का क्रम आएगा। लेकिन यहां पर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हमें देखना होगा कि डेल्टा और पाई यानी युग्मन ऊर्जा और क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा के जो कम और ज्यादा के मान है वो किस तरह से आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सब में हम लोग ये भरेंगे। अब देखो, यहां पर एक चीज हम लोग और समझ लेते हैं। अष्टफल की ज्यामिति की जब हम लोग बात करें तो अष्टफल की ज्यामिति में हम लोगों ने बात की थी कि डेल्टा और पाई के बीच में 2 स्थितियां बनती हैं, यानी क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा डेल्टा और युग्मन ऊर्जा। उसके बीच में 2 कंडीशन की हमने बात की थी कि डेल्टा का मान ज्यादा भी हो सकता है पाई से, और दूसरी कंडीशन थी कि डेल्टा का मान पाई से कम भी हो सकता है। जब डेल्टा का मान पाई से ज्यादा होता है, ये स्थिति हम लोगों ने लगाई थी, और ये पाई भी जाती है D4, D5, D6 और D7 विन्यासों के लिए। दोनों कंडीशन ज्यादा इफेक्टिव रहती हैं। तो यहां हम लोगों ने देखा था कि डेल्टा का मान जब ज्यादा होता है तो हम नीचे के कक्षकों में जब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यानी नीचे के कक्षकों में जब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसके बाद डेल्टा का मान ज्यादा होता है यानी प्रबल क्षेत्र लिगेंड आ जाता है, तो हम अगले इलेक्ट्रॉन का यही युग्मन कर देते हैं। क्रम हालांकि उल्टा था, लेकिन मैं उस चीज को यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से कि अगर जब पहले निम्न ऊर्जा के कक्षक भरे जाते हैं और फिर उच्च के भरे जाते हैं, हालांकि T2 जी निम्न के थे, EG उच्च के थे उस वक्त ऑक्टाहेड्रल में, लेकिन क्रम वही था कि पहले निम्न ऊर्जा के भरे जाएंगे। अगर डेल्टा का मान ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षकों में नहीं जाएगा, और निम्न ऊर्जा के कक्षक लो एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं में उसकी पेयरिंग हो जाएगी। लेकिन अब चतुष्फल की ज्यामिति में ऐसी कंडीशंस नहीं आती है, क्योंकि अगर चतुष्फल की ज्यामिति की हम लोग बात करें तो डेल्टा का जो मान है वो इतना कम होता है कि युग्मन ऊर्जा का मान हमेशा ही ज्यादा रहेगा। यानी डेल्टा का मान कम रहेगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से उच्च ऊर्जा के कक्षकों में जा सकते हैं। तो D4, D5, D6 और D7 के विन्यास जैसे ऑक्टाहेड्रल में हम लोग प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए यानी डेल्टा की दोनों कंडीशन के लिए निकाल रहे थे, इसमें इस तरह से मान नहीं निकाले जाते हैं। अब बात यह आती है कि डेल्टा का मान इतना कम होता क्यों है। तो अभी हम लोगों ने समझा था कि जो लिगेंड होते हैं
अष्टफलकीय ज्यामिति में तो हमारे पास आते हैं 6 लिगेंड, 6 लिगेंड होते हैं जो धातु आयन के पास आते हैं। चतुष्फलकीय ज्यामिति में ओनली 4 लिगेंड होते हैं जो धातु आयन के पास आते हैं। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया। अब बताइए 6 लिगेंड की एनर्जी ज्यादा होगी, यानी 6 लिगेंड आएंगे तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा या 4 लिगेंड में ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, 6 लिगेंड आएंगे तो डी कक्षक ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे, लिगेंड की संख्या ज्यादा है और इसमें लिगेंड की संख्या कम है। तो पहला रीजन होता है डेल्टा टी का मान बहुत कम होता है। उसका पहला रीजन होता है कि ऑक्टाहेड्रल में तो 6 लिगेंड आते हैं और इसमें आते हैं 4 लिगेंड। सेकंड रीजन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड आते हैं वो एक्सिस यानी अक्षों के अनुदिश आते हैं। एक्सिस पे जो ऑर्बिटल्स हैं वो बिल्कुल सामने से लिगेंड के आते हैं और सामने से प्रतिकर्षण लगता है। लेकिन अभी चतुष्फल की ज्यामिति में हम लोगों ने समझा था कि कुछ एंगल बनाते हैं। अब ये एंगल पे होते हैं, यानी न तो जो कक्षक एक्सिस पे स्थित है उनके बिल्कुल सामने आ रहे हैं और ना ही जो कक्षक मध्य में स्थित है अक्षों के, यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ना ही इन तीनों से बिल्कुल फ्रंट में आते हैं। तो इसका मतलब लिगेंड जो है इन कक्षकों से भी थोड़ा एंगल पर आ रहे हैं, इन कक्षकों से भी थोड़ा एंगल पर आ रहे हैं, यानी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर से। तो कुछ दूरी पर होते हैं दोनों ही तरह के T2G और EG कक्षकों से डिस्टेंस, इतना जो बिल्कुल फ्रंट से प्रतिकर्षण नहीं होता है, कुछ दूरी पर होते हैं। तो जितना प्रतिकर्षण होता है एनर्जी और बढ़ जाती है, तो इतना प्रतिकर्षण नहीं है तो जितनी एनर्जी बढ़नी चाहिए यानी और ज्यादा ऑक्टाहेड्रल के बराबर नहीं बढ़ पाती है, उससे बहुत कम रह जाती है। तो एनर्जी गैप डेल्टा का मान इतना कम रहता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निम्न ऊर्जा के कक्षकों में जब एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो उच्च ऊर्जा के कक्षकों में आसानी से इलेक्ट्रॉन जा सकता है। इसलिए इसका जो विन्यास होता है उसमें हम लोग ये कंडीशन काम में ले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है और नहीं लेते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम तो बदलना नहीं है, वो तो जैसा है वैसा ही रहना है। तो इसलिए अब अगर हम लोग देखें कि CFSE की गणना जब हम लोग करते हैं, यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में CFSE की गणना, CFSE हमने बताया था कि जब निम्न ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, जैसे ये निम्न ऊर्जा के कक्षक है, इनमें जब इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तो एनर्जी जो बाहर निकलती है वो एनर्जी कहलाती है CFSE, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जब इनमें इसकी कैलकुलेशन हम लोग निकालते हैं तो इसका भी पहले की तरह एक फॉर्मूला चलता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के लिए। इसमें हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूले में आता है -0.6x प्लस 0.4 y डेल्टा टी प्लस a पाई। सेम चीज x यहां पर होता है निम्न ऊर्जा के कक्षक, यहां पर निम्न ऊर्जा के हैं E कक्षक, यानी E कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स। y यहां पर होता है T2 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह यहां A होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। और पाई तो हम लोग जानते ही युग्मन ऊर्जा, उसे हम लगाते ही हैं। तो सेम जैसे ऑक्टाहेड्रल में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज हुआ और पैटर्न वही है पूरी कैलकुलेशन करने का। तो यहां हम लोग अगर हर एक विन्यास के लिए D1 से लेकर D10 विन्यास के लिए अगर देखें तो यहां हम लोग देख सकते हैं सभी विन्यासों के लिए जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम और यहां उसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो यहां सबसे पहले अगर हम लोग देखें D1 विन्यास की बात करते हैं, यानी D1 जो विन्यास है उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाएंगे। तो इसके लिए देखें D1 विन्यास में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाना है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा E कक्षकों में, यानी कोई से में भी जा सकता है, एक E कक्षक में जाएगा क्योंकि इनकी ऊर्जा समान है। इस कंडीशन में CFSE का मान होगा हमारे पास इक्वल्स टू -0.6 इंटू निम्न ऊर्जा के कक्षक, यानी E कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फिलहाल एक थी तो 1 प्लस 0.4 इंटू उच्च ऊर्जा के कक्षक। हम लोग देख सकते हैं उच्च ऊर्जा के कक्षकों में अभी कोई इलेक्ट्रॉन ये D1 विन्यास के लिए, तो उच्च ऊर्जा के कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो यहां है 0। अगर इस स्थिति से हम लोग देखें तो बाहर हम लोग लगाते डेल्टा टी प्लस
युग्मित इलेक्ट्रॉन्स भी फिलहाल एक भी नहीं है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0.पाई। यहां हम लोग देखें तो मान हमारे पास निकल कर आता है -0.6 डेल्टा टी, और पाई तो यहां है ही नहीं। ये मान आता है CFSE का D1 विन्यास के लिए। अगर हम लोग D2 विन्यास की बात करें, यानी D2 विन्यास हम लोग देखें तो यहां देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे इस तरह से। निम्न ऊर्जा के कक्षक पहले भरे जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद जो CFSE के मान आता है वो इस तरह से आता है। फॉर्मूला तो देखो अपना यही रहना है, फॉर्मूले में हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अब हम लोगों को वैल्यूज रखनी है इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, तो यहां वैल्यूज रखेंगे -0.6 इंटू ई कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब तो मान आ गया 2, प्लस 0.4 इंटू अभी उच्च ऊर्जा के कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, यानी T2 कक्षकों में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां हम लोग लिखेंगे 0। इसके अकॉर्डिंग देखें बाहर डेल्टा टी, अभी युग्मित इलेक्ट्रॉन्स भी कोई नहीं है हमारे पास, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है यहां 0.पाई। यहां से हम लोग मान निकाले तो -1.2 डेल्टा टी, इसका मान आता है CFSE का D2 विन्यास के लिए। यानी D2 विन्यास के लिए हम लोगों ने मान निकाला -1.2 डेल्टा टी। अब अगर हम लोग देखें D3 विन्यास के लिए, यानी हमें अब इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं आगे और कक्षकों में, तो D3 विन्यास की बात करें तो अब देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दोनों में आ गए। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन, अभी बताया था डेल्टा का मान कम ही होता है इसमें, यानी दुर्बल क्षेत्रीय प्रभाव रहता है इस डेल्टा का यहां, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से उच्च ऊर्जा के कक्षक में जा सकता है, यानी कम ऊर्जा पर ही उच्च ऊर्जा के कक्षक में वह जा सकता है। तो इसलिए अब इसमें युग्मन करें या नहीं करें वो स्थिति नहीं बनती। चतुष्फल की ज्यामिति में एक ही स्थिति बनेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन हमें यहीं पहुंचाना है। इस कंडीशन में अगर CFSE का मान देखें तो यहां से CFSE का मान हम लोग निकाल सकते हैं। देखो निम्न ऊर्जा के कक्षक जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमारे पास है 2, और उच्च ऊर्जा के जो कक्षक हैं उनमें अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास है 1, डेल्टा टी प्लस 0.पाई। युग्मित इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी नहीं हुए हैं हमारे पास, तो इस तरह से हम लोग देखें तो हम मान निकल कर आता है -1.2 प्लस 0.4 डेल्टा टी, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है -0.8 डेल्टा टी। ये D3 विन्यास के लिए CFSE का मान आ गया। इसी तरह से हम लोग आगे चलें तो D4 विन्यास के लिए भी निकाल सकते हैं CFSE का मान। D4 विन्यास के लिए हम लोग देखें तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं आना है। सेम उसी कैलकुलेशन से हम लोग CFSE का मान निकाल सकते हैं, यानी यहाँ CFSE का मान हम लोग निकालेंगे तो वो आएगा, देखो निम्न ऊर्जा के कक्षकों में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, उच्च ऊर्जा के कक्षकों की बात करें तो 0.4 इंटू 2 डेल्टा टी प्लस 0.पाई। यहां हम लोग देख सकते हैं कि जो मान आता है वो आता है -1.2 प्लस 0.8 डेल्टा टी, और यहां टोटल वैल्यू आती है -0.4 डेल्टा टी। ये होता है D4 विन्यास के लिए CFSE का मान। चतुष्फल की ज्यामिति की हम लोग बात कर रहे हैं। आगे हम लोग देखें, अगर D5 विन्यास आता है तो 5वां इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, वो ऑब्वियस सी बात है यहीं भरा जाना है। यहां 5वां इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो हम लोग यहाँ D5 विन्यास की बात करेंगे, तो D5 विन्यास के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था इस तरह से होगी, और उसके लिए अगर CFSE का मान निकालें तो हम लोग CFSE का मान निकाल सकते हैं उसके लिए। दोस्तों बड़ी इजी कैलकुलेशन है, सभी लोगों के उम्मीद कर रहा हूं कि बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इतनी इजी और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट को आप लोग जरूर देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, एक अच्छी एजुकेशन आपको मिल रही है। और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं आगे D5 विन्यास के लिए। देखो D5 विन्यास की अगर बात करें तो अब उच्च ऊर्जा के कक्षकों में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी डेल्टा टी
प्लस 0.पाई युग्मित इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी जीरो ही है हमारे पास। यहां से हमारे पास मान आता है -1.2 प्लस 1.2 डेल्टा टी, और टोटल वैल्यू हो जाती है 0। यानी D5 विन्यास के लिए चतुष्फलकीय ज्यामिति में CFSE का मान आता है हमारे पास 0। CFSE का मान 0 आता है। अब D6 विन्यास की बात करें तो D6 विन्यास में भी सेम इसी पैटर्न से हमें मान निकालना है, इसी तरीके से। यहां हम लोग देखते हैं D6 विन्यास, तो यहां पर अब 5 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद अब छठा इलेक्ट्रॉन जो जाना है वो निम्न ऊर्जा के कक्षक में फिर से भरा जाएगा, फिर 7वां इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा, 8वां 9वां और 10वां सभी इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप लोग बड़े आसानी से इसके मान निकाल सकते हैं। एक एक का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए इसलिए हम लोग पैटर्न को समझ लेते हैं कि मान किस तरह से निकाले जाते हैं। आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर इन सब के लिए मान निकालना। एग्जाम के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि ये जो मान पूछता है किसी भी विन्यास के लिए आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। और अष्टफलकीय चतुष्फलकीय ज्यामितियां मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है BSc पार्ट 3 के लिए। तो यहां पर हम लोग देखें D6 विन्यास की अगर हम लोग बात करें तो D6 विन्यास में इलेक्ट्रॉन्स का जो बढ़ने का क्रम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब यहां पर क्या है कि निम्न ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी -0.3 × 3। यहां हम लोग देख सकते हैं कि निम्न ऊर्जा के कक्षकों में अब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी -0.6 × 3 प्लस 0.4 × 3। ऊपर के ऊर्जा जो उच्च ऊर्जा के कक्षक है उनमें भी 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यहां देख सकते हैं, तो इसलिए मान आ जाता है यहां पर डेल्टा टी। अब देखिए युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, यहां पर हमारे पास एक पेयर है हमारे पास युग्मित इलेक्ट्रॉन्स का। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में अब हम लोग यहां लगाएंगे 1.पाई, यानी ए का मान हमें रखना पड़ेगा। इस स्थिति में देखें तो मान आता है -1.8 प्लस 1.2 डेल्टा टी प्लस पाई। इसी तरह से मान निकालें तो टोटल मान आता है -0.6 डेल्टा टी प्लस पाई। ये मान होता है CFSE का D6 विन्यास के लिए। इसी तरह से D7, D8, D9 का भी निकाल सकते हैं। D10 विन्यास के लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यहाँ D10 विन्यास होता है तो सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हो जाएंगे और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो D10 विन्यास की जब बात करें तो यहाँ D10 विन्यास के लिए मान निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था होगी हमारे पास, जिसमें हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं और मान निकालते रहते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला कहता है हमें, अब देखो सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित है यहाँ पर, तो हमें उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ हम लोग देखते हैं -0.6। निम्न ऊर्जा के कक्षकों में अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमारे पास है टोटल 4, तो हम लोग लिखेंगे × 4 प्लस 0.4 × उच्च ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमारे पास होती है 6 डेल्टा टी प्लस, यहां पर अगर देखें हम लोग तो सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हैं यानी 5 पेयर बने हुए हैं हमारे पास, तो हम लोग यहां लिखेंगे 5 पाई। कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं तो -2.4 प्लस 2.4 डेल्टा टी इक्वल्स टू प्लस 5 पाई। मान निकलकर हमारे पास आता है 0 + 5 पाई। तो D10 विन्यास के लिए CFSE की जो कैलकुलेशन होती है वो इस तरीके से होती है। दोस्तों आज हम लोगों ने बात की चतुष्फल की ज्यामिति में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, और CFSE के लिए इनकी हर D1 से लेकर D10 तक का जो विन्यास है उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्गाकार समतलीय ज्यामिति के बारे में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस प्रकार होती है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को प्रभावित करते हैं। साथ ही ऑक्टाहेड्रल के लिए जो डेल्टा O लिखते हैं, टेट्राहेड्रल के लिए डेल्टा T लिखते हैं, इनमें क्या अंतर पाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।